द्वितीय अंक में आने वाले प्रमुख पात्र है पुष्पदत्त, चंद्रगुप्त के गजों का सेनाध्यक्ष, भद्रभट्ट, चंद्रगुप्त के हाथियों का सेनाध्यक्ष, बालगुप्त, चंद्रगुप्त का संबंधी, सुवासिनी, नंद महाराज की राजनर्तकी, राक्षस, वृत्त नंद महाराज का अमात्य, मलयकेतु, वृत्त महाराज पर्वतक का पुत्र, भागुरायण, मलयकेतु का मित्र। द्वितीय अंक का चित्रण रात्रि के अंतिम पहर में किया गया है। वहां पे पुष्पदत्त और भद्रभट्ट दोनों भी बात है कि चाणक्य ने उन लोगों को किस तरह राज्य से निकाला। उसी समय वे दोनों अन्य दोनों की वार्तालाप सुनते हैं। वे के पेड़ के पीछे खड़े हो जाए और उन दोनों अजनबी या अपरिचित लोगों की वार्तालाप सुने। पुष्पदत्त और भद्रभट्ट दोनों भी पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और दो व्यक्तियों का प्रवेश होता है। उन दोनों के वार्तालाप से पता चलता है कि वो जो स्त्री आई है वह सुवासिनी है, जो नंद महाराज के वहां पे राजनर्तकी थी। अभी नंद महाराज न रहने के कारण आर्य चाणक्य उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ रखा है और उसके आदमियां इसे मारने के लिए आक्रमण किए थे। जब वो बौद्ध स्तूप से पूजा करके आ रही थी, उसी समय उस पर आक्रमण हुआ। इस आक्रमण से सुवासिनी को बालगुप्त ने बचाया। बालगुप्त चंद्रगुप्त का संबंधी है और आचार्य चाणक्य के कुटिल नीति से वह भी तंग आकर राक्षस के साथ आश्रय लेने जा रहा था। उसी समय सुवासिनी को देखकर उसने आचार्य चाणक्य के लोगों से बचाया। सुवासिनी और बालगुप्त सोचते हैं कि उन दोनों का आने से पहले और दो लोग इधर आए थे, वे दोनों कहाँ हैं। उतने में ही पेड़ के पीछे छिपे पुष्पदत्त और भद्रभट्ट दोनों भी सामने आते हैं और कहते हैं कि वे भी राक्षस के वहां जाने वाले हैं। चारों भी राक्षस के ही आदमी थे। भद्रभट्ट और पुरुषदत्त बताते हैं कि चंद्रगुप्त के वहां वे दोनों सेनाध्यक्ष थे। उन लोगों की छोटी सी गलती के लिए आचार्य चाणक्य ने उनका पद छीन लिया और उनको नगर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वे लोग आचार्य राक्षस के वहां पे आए और राक्षस ने उन लोगों को बागुरायण के पास भेजा। बागुरायण कुमार मलयकेतु का मित्रत्व प्राप्त करवाया इन लोगों के लिए। अभी वे लोग मलयकेतु के विश्वास पात्र है। मलयकेतु थोड़े ही समय में राक्षस से मिलने आ रहे हैं। यही समाचार देने के लिए भद्रभट्ट और पुरुषदत्त इधर आए हैं। ये सब होने के बाद बालगुप्त बताता है कि बालगुप्त भी चंद्रगुप्त का संबंधी है। चंद्रगुप्त जब राज्य विस्तार कर रहा था, उस समय सभी सामंतों को कर देना अनिवार्य था, पर यह संबंधी होने के नाते कर देने के लिए तैयार नहीं होता है। पर बालगुप्त को इतना भी मान्यता न देता हुआ आचार्य उसका साम्राज्य छीन लेता है और उसे बाहर कर देता है। आचार्य के इस कुटिल नीति से तंग आकर अभी बालगुप्त राक्षस के वहां आश्रय लेने आया है और ये भी आचार्य से प्रतिकार लेना चाहता है। सुवासिनी, बालगुप्त, भद्रभट्ट और पुरुषदत्त चारों भी आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त से बदला लेने के लिए राक्षस के पास आए हैं। राक्षस भी आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को हराना चाहता है। वो भी अपने दूसरे साम्राज्य की स्थापना करना चाहता है। इसलिए चाणक्य के और चंद्रगुप्त के जितने भी शत्रु हैं उनको वहां आश्रय देने के लिए बाध्य बन चुका है। चारों लोग आचार्य राक्षस से मिलने जाते हैं। वे अपनी विनती को बताते हैं और अपने आए हुए कारण को भी। राक्षस बताता है कि सुवासिनी बहुत थकी हुई है, इसलिए अपने अंतपुर में जाके वहां विश्राम कर सकती है। सुवासिनी को राक्षस के अंतपुर में ले जाया जाता है विश्रांति के लिए। पुरुषदत्त और भद्रभट्ट को बताया जाता है कि जब तक कुमार मलयकेतु का आगमन ना हो, वे लोग बाहर उनका इंतजार करके कक्षा में बैठ सकते हैं। उन दोनों को भी निरीक्षण कक्षा में भेज दिया जाता है। अभी बालगुप्त की बात आती है। बालगुप्त से पूरा किस्सा सुनने के बाद राक्षस बताता है कि ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि आचार्य से बदला ले। जब समय आएगा तब तुम्हें बुला लिया जाएगा और बालगुप्त को भी भेज दिया जाता है। बालगुप्त का जाने के बाद राक्षस मन ही मन सोचता है कि यद्यपि बालगुप्त के कार्य विश्वसनीय होते जा रहे हैं, फिर भी उन पर दृष्टि रखना आवश्यक है। जो अपने सम्राट चंद्रगुप्त के प्रति स्वामी भक्ति में स्थिर नहीं रह सका, उस पर पूर्ण विश्वास तो नहीं किया जा सकता है। उसी समय कुमार मलयकेतु का आगमन होता है। कुमार मलयकेतु
राजा पर्वतक का पुत्र है। गुप्त राज्य विस्तार करने जा रहा था। उस समय उसे राज्य विस्तार करने के लिए बहुत सारी बड़ी संख्या में सेना की आवश्यकता थी। तो आचार्य एक योजना बनाते हैं और बताते हैं कि राजा पर्वतक के पास जाकर पूछेंगे। राजा पर्वतक के पास जाकर पूछा जाता है कि अगर वे अपनी सेना को दे देगा तो राज्य विस्तार होने के बाद पर्वतक के लिए आधा राज्य चंद्रगुप्त और चाणक्य भेंट में देने वाले हैं। सोचता है कि आधा राज्य इतनी आसानी से मिल रहा है तो क्यों छोड़े, इसलिए वह अपनी सेना को दे देता है। आचार्य चाणक्य एक योजना बनाता है और एक नृत्योत्सव का आयोजन किया जाता है और वहां पे मुख्य अतिथि के तौर पर राजा पर्वतक को बुलाया जाता है। राजा पर्वतक को खुश करने के लिए एक सुंदर राजनर्तकी का आयोजन किया जाता है और उसके द्वारा राजा पर्वतक को विश्व प्राशन करवा दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि उस कन्या के द्वारा राजा को विष दिया गया और वहां मर गया। राजा का मरने के बाद कुमार मलयकेतु के लिए आधा राज्य ही नहीं उसका राज्य को भी छीन लिया जाता है। आचार्य के यह नीति से मलयकेतु बहुत क्रोधित है और वह चाहता है कि चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य दोनों के विरुद्ध अपनी बदला ले, इसलिए वह राक्षस के पास आया है। राक्षस भी मलयकेतु की इस दुख भरी कथा को सुनकर दुखी होता है और मलयकेतु को समझाता है कि आचार्य चाणक्य का संहार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग करने के लिए योजना बना रहे हैं और अपनी युद्ध योजना के बारे में बताता है कि हाथियों का आक्रमण सामने से होगा और अश्व सेना का आक्रमण दाहिनी और बाई से होगा। हाथियों की सेना के पीछे मेरी सेना होगी और मौर्य चंद्रगुप्त की सेना पर आपकी सेना पीछे से आक्रमण करेगी। नदी की धारा में पड़े हुए तिनकों की भांति मौर्य के सेना किनारा भी न पार कर सकेगी। इस योजना के लिए मलयकेतु भी अपनी सम्मति देता है। मलयकेतु बताता है कि कथा पढ़ते ही मुझे बुला लीजिए बोलकर अपने शिविर में विश्रांति लेने वहां से निकलता है। मलयकेतु के जाने के बाद राक्षस सोचता है कि किंतु एक बात से सावधान रहना है। कुमार मलयकेतु की सेना के अधिकारियों में चाणक्य के गुप्तचर हो सकते हैं जिस प्रकार राजकोष में अनेक खोटी मुद्राएं चली आती है उसी प्रकार सेना में भी छद्मवेशी सैनिक हो सकते हैं। देखूंगा, निरीक्षण करूंगा। राक्षस का यह सोचने का अर्थ है कि चंद्रगुप्त सभी जगह पे अपने गुप्तचरों को रखा है तो कहीं पे भी उसके गुप्तचर घुस सकते हैं और उसको जो योजना है उसको बिगाड़ सकते हैं, इसलिए बहुत होशियार रह के इस योजना का लागू करना है, ऐसा वह सोच रहा है। राक्षस के इस युद्ध संचालन के लिए अब हाथियों को चलाने के लिए भद्रभट्ट, अश्वों को चलाने के लिए पुरुषोदत्त, बालगुप्त की सेना और मलयकेतु की सेना का बल मिल चुकी है। वह चाहते हैं कि राजकीय में या राजनीति में नृत्य का भी सम्मिलित हो, इसलिए वह सुवासिनी को बुलाता है। सुवासिनी का प्रवेश होता है। सुवासिनी की बातों से पता चलता है कि सुवासिनी जब से नंद महाराज के स्थान में अपना नृत्य प्रदर्शन करती थी तब से वह राक्षस के प्रति प्रेम रखती थी। नंद के आस्थान में राजनीतिकी होने के कारण महामंत्री से प्यार करना अपराध समझकर वह अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाई थी। राक्षस भी कहता है कि वह भी सुवासिनी से बहुत प्यार करता है, पर स्थान नर्तकी होने के कारण उस पर अपना प्रेम व्यक्त करना सही ना समझता हुआ राक्षस प्रेम भावना को अपने मन में ही रखा हुआ था। अब दोनों भी स्वतंत्र है, किसी के बारे में सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों आपस में अपने प्रेम की बातचीत व्यक्त करते हैं। राक्षस कहता है कि तुम्हारी ये जो नृत्य है वो मैं चाहता हूँ कि मेरी राजनीति में सम्मिलित हो। सुवासिनी कहती है कि वह कैसे होगा, मैं तो सिर्फ आपके लिए नाचना चाहूंगी, मेरा नृत्य आगे से आपके लिए न्यौछावर है, मैं किसी और के सामने या दूसरों के सामने नाचने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर राक्षस कहता है कि तुम मेरी ही हो, पर मुझे अगर जीतना है तो तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नृत्य करो।
वो पूछती है कि कहाँ पे करना है, कैसे करना है। राक्षस कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें समय पर बता दूंगा, तब तक तुम मेरे मन बहलाओ। राक्षस सुहासिनी का नृत्य देखने के लिए बैठता है और कहता है कि अनेक बार राजनीति में ही नृत्य होता है और नृत्य में राजनीति। कौमुदी महोत्सव के अवसर पर नृत्य में ही राजनीति की भूमिका होगी। यहाँ पर सुहासिनी का नृत्य प्रारंभ होता है और दूसरे अंक की समाप्ति होती है।